Definitely out of it. May I come in, sir? I Good morning, sir. Thank you, sir. आपने 10th किया 2011 में जी सर। 82% जी सर। और 12th कब किया? सर 2013 में। परसेंटेज मार्क्स सर 76। और फिर आपने LLB किया 2019। जी सर। कहाँ से किया आपने? सर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर से। 2019 के बाद क्या कर रहे हो आप? सर जुडिशरी की प्रिपरेशन। अच्छा, एनरोलमेंट नहीं कराया? सर करवाया। वोट में नहीं करते क्या? सर एक बार पहला टारगेट जुडिशरी का ही था तो एक अटेम्प्ट। क्या प्रैक्टिस ठीक नहीं लगती? नहीं सर। आप RJS क्यों बनना चाहते हैं, एडवोकेट क्यों नहीं? सर इसके मैं 3 रीजन मानता हूँ। ओ, पहला तो ये है कि जो जुडिशरी के प्रति लोगों का विश्वास है एक तो। दूसरा इसका मान सम्मान बहुत अधिक है क्योंकि ये अपनी ईमानदारी से कार्य करती है। और तीसरा ये है कि सर सोशल सिक्योरिटी भी अच्छी है यहाँ पे। जी सर। आप सपोज करो एडवोकेट हो और आपके पास कोई आया है जी सर। कि साहब मैं पुलिस में गया, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, मेरी चोरी हो गई स्कूटर, जी सर। तो आप क्या करेंगे? सर एक तो जो उस एरिया का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको पोस्ट से जो सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भेज सकते हैं। और दूसरा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको कंप्लेंट भी लिखवा सकते हैं। फिर क्या होगा? कंप्लेंट होगी तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर होगा? सर मजिस्ट्रेट कोर्ट जो से क्या रिक्वेस्ट करोगे आगे, किस तरह का आगे इंक्वायरी वगैरह या कोई इन्वेस्टिगेशन का क्या करोगे आप करवाओगे? जी सर। सर मजिस्ट्रेट उसको जो भी पुलिस ऑफिसर उसको 156(3) में CRPC के 156(3) में डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो आप क्या कहोगे? मजिस्ट्रेट साहब को रिक्वेस्ट करोगे, पैरवी करोगे, साहब 156(3) भेजो, या कोर्ट कहते हैं नहीं हम यही करेंगे इंक्वायरी, आप फिर क्या कहोगे? क्या आपका आर्गुमेंट रहेगा? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस है चोरी का तो इसलिए रिकवरी करनी है ना जी। शूटिंग। अच्छा, 169 ऑफ CRPC क्या है? सर जब एविडेंस सफिशिएंट नहीं लगते, पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन की एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो वो पुलिस ऑफिसर उसको बॉन्ड भरवा के एक्यूज को रिलीज कर देता है। एक अक्यूज है, 302 का केस है, जी सर। उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसको बेल भी नहीं हुई, हाई कोर्ट ने भी नहीं ली। जी। उसके बाद में पुलिस पाती है कि नो ऑफेंस हैज कमिटेड बाय सच पर्सन, सच अक्यूज्ड, जी सर। और वो 169 में चाहते हैं उसको रिहाई। जी सर। मजिस्ट्रेट साहब में प्रॉब्लम आ गई, वो हाई कोर्ट तक बेल नहीं हुई, अब ये रिहाई चाहते हैं 169 में, तो देन क्या करेंगे मजिस्ट्रेट? क्या होगा, क्या करना चाहिए इस स्थिति में? सर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर ये डिस्क्लोज होता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो बॉन्ड भरवा के रिलीज किया जा सकता है सर। क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे? सर छोड़ देना चाहिए। ये अरे प्रश्न को भी वही जो है तो नहीं अभी तो मेरे सामने आए, रोने लगे ऐसी नहीं प्रैक्टिकल अच्छी है, प्रॉब्लम अच्छी पूछी और इसने जवाब भी सही दिया। अच्छा, ये जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? सर इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के रिगार्डिंग है, जो कंडक्टेड बाय या तो पुलिस ऑफिसर स्वयं करता है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दी हो लेकिन वो मजिस्ट्रेट खुद नहीं होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। और इंक्वायरी है वो ऐसी प्रोसीडिंग है जो कंडक्टेड या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, जो अकॉर्डिंग टू CRPC के जो प्रोविजन उनके अकॉर्डिंग की जाती है। इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होता है? सर इंक्वायरी का बेसिक पर्पस तो ये है कि एविडेंस देखना कि उसने ऑफेंस किया है या फिर नहीं किया। इंक्वायरी की स्टेज पर जैसे मान लो उसका रिजल्ट। अच्छा, और दूसरा इंक्वायरी का रिजल्ट सर पूछ रहे हैं कि इंक्वायरी रिजल्ट क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ,
सॉरी सर, डिस्चार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ। सॉरी सर। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बताइए। सर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट या तो क्लोजर रिपोर्ट या फिर जो फाइनल रिपोर्ट है। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए, वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है, सेशन ट्रायल है। जी सर। ये वारंट ट्रायल है, इसमें प्रोसिक्यूशन साइड से या कंप्लेनेंट साइड से कहिए जी कितनी बार विटनेस का एग्जामिन होता है? सर कंप्लेंट केस है जी और वारंट ट्रायल है, जी सर। उसमें कंप्लेनेंट के कितनी बार एग्जामिनेशन होगी पूर्ण? सर उसके रिगार्डिंग बड़ा बारीक सवाल है। जी सर, जो प्रोविजन वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट वाला जो प्रोविजन दे रखा है उसमें ये है कि एक एग्जामिनेशन तो उसको सिर्फ चार्ज बहस के लिए होती है कि चार्ज फ्रेम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, और दोबारा उसकी आगे अच्छा, जी सर 2 बार एग्जामिनेशन होती है उनकी। कॉग्निजेंस का होता है ना, एक तो कॉग्निजेंस की स्टेज पर एग्जामिन होगा, जी फिर चार्ज फ्रेम करने के बाद में होगा, विटनेस आएगा, फिर फर्दर प्रोसीडिंग होगी, जी फर्दर एविडेंस। जी सर। अच्छा, ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ? सर ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन आता है जिससे कोई प्रोविजन है कोई भी एक्ट का जो इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं कोर्ट, तो उसको वो जजमेंट है वो और शेडो कर लेता है, क्योंकि ये वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, और जो भी कोई फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो वापस रिस्टोर हो जाता है वहाँ से। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये है कि कोई भी एक्ट है उसका कोई ऐसा पार्ट जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, तो उसको अगर अलग करने के बाद भी एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल होता है, तो वह एक जो एक्ट है वो इनफोर्स होगा, और अगर जो वॉइड पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितनी शेड्यूल है? सॉरी सर, कितनी शेड्यूल अनुसूची? अच्छा सर 12 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? सर यूनियन एट इट्स टेरिटरीज। अच्छा, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जी सर। तो स्टेट्स को उसको शामिल करने के लिए कौन एम्पावर्ड है? कोई नया स्टेट बना, नया आया, जैसे सिक्किम गोवा बने थे, ध्यान होगा। जी सर। इसके लिए कौन हमको? सर पार्लियामेंट कर सकती है। सर 7th शेड्यूल क्या है? सर 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट मैटर्स बता रखे हैं क्या सब्जेक्ट में? कि यूनियन पार्लियामेंट है वो कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी, स्टेट है वो कौन से पे लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों यूनियन और लिस्ट जी सर। अच्छा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, आप बताइए। जी सर। तो कौन सा कानून प्रिवेल करेगा? भाई स्टेट ने भी सेंटर ने बना दिया जी और स्टेट ने भी बना दिया उस पर, जी सर। और प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई उनके पास, फिर सर ये है कि अगर पहले सेंट्रल ने बनाया है और फिर स्टेट प्रेसिडेंट की कंसेंट लेके बनाती है तो फिर स्टेट का इन्फोर्स होगा, और अगर पहले स्टेट का बनाया हुआ है तो फिर पार्लियामेंट ने अगर बनाया है तो पार्लियामेंट का इन्फोर्स होगा। अच्छा, चीटिंग की डिफाइन चीटिंग? सर आईपीसी के जो सेक्शन 415 है उसमें डेफिनेशन दे रखी है चीटिंग की। उसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो विद द इंटेंशन टू डिसीव किसी पार्टी को डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली। डिसीव आपने बोला, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेप्शन? भैया डिस्कस किया है क्या डिसेप्शन को? सर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या है? चीटिंग की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 यही है, a concealment of facts. यस सर। Deception. यस सर। Sir. बात की विड्रॉल के संबंध में प्रोविजन का ध्यान है आप? सूट को विड्रॉ कर सकता है प्लेंटिफ, कौन से ऑर्डर में करता है सीएपीसी के, और क्या क्या प्रोविजन है? सिविल केस है जी सर। बात, सिविल सूट, प्लेंटिफ चाहता है कि मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ,
जी सर। तो कौन से प्रोविजन में करता है विड्रॉ? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा। किसी सूट में प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, जी सोल प्लेंटिफ, जी सर। तो उन परिस्थितियों में कोर्ट क्या देखेगी? सर जो ऑर्डर 22 है उसमें प्रोविजंस बता रखे हैं। अगर उस कोर्ट को ये लगता है कि राइट टू सू सर्वाइव करता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर दिया जाएगा और कोर्ट उसकी प्रेजेंस में प्रोसीड करेगी। ये भी जो मैं विड्रॉल बता रहा हूँ ये 23 में। जी सर। अच्छा, अनलॉफुल असेंबली जी और एफरे में क्या फर्क है? सर एक तो ये है कि अफरे हैं वो कोई भी दो लोग जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं वो अफरे होगा, और अनलॉफुल असेंबली में फोर्स और वायलेंस पब्लिक प्लेस पे होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा ये है कि अनलॉफुल असेंबली में 5 लोग मिनिमम प्रेजेंस ज़रूरी है और अफरे के लिए 2 लोगों की प्रेजेंस ज़रूरी है। और एक मियर जो असेंबली है अनलॉफुल असेंबली वो इटसेल्फ ऑफेंस है, और अफरे का पब्लिक प्लेस को जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब होना ज़रूरी है। एक महिला है, उसके साथ उसकी ससुराल में क्रूरल्टी होती है, वो वहाँ से चल के अपने पीहर आ जाती है, दूसरे शहर में गई, वहाँ उसका हस्बैंड आता है, उसके साथ मारपीट कर जाता है। जी सर। तो कहाँ कहाँ उसकी जुडिक्शन हो, किस कोर्ट को जुडिक्शन होगा उसको क्रूरल्टी को डील करने? सर इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न सेक्शन 182 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दे रखा है। उसमें ये है कि अगर वाइफ के साथ अपराध हुआ है तो वाइफ एक तो जहाँ पे वह खुद प्रेजेंट टाइम में रहती है वहाँ पे कर सकती है। इसके अलावा दोनों पार्टी जहाँ पे साथ रहे हो, और इसके अलावा जब जहाँ पे उनकी मैरिज हुई हो। ये 3 प्रोविजंस हैं वुमेन के लिए। ये लिमिटेशंस के अपराध के कॉग्निजेंस के संबंध में लिमिटेशंस हैं, जी सर। कौन से प्रोविजन है? सर 467 से चालू है सर प्रोविजंस। थेफ्ट में कितना होता है लिमिटेशन? सर इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होगी। थेफ्ट में जी सर। रेस जुडिकेटा और सब जुडिस, देयर इज एन डिफरेंस? जी सर। व्हाट इज दैट? सर रेस सब्जुडिस है वो सेक्शन 10 सीपीसी में बता रखा है, और रेस जुडिकेटा वो सेक्शन 11 में बता रखा है सीपीसी में। जो रेस सब्जुडिस है वो है कि कोई भी ऐसा सूट जो पेंडिंग है और सेम मैटर का कोई भी दूसरा सूट इंस्टीट्यूट होता है तो उसको उस पर कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा, उसको स्टे कर दिया जाएगा। और जो रेस जुडिकेटा है उसमें यह है कि कोई भी ऐसा सूट जो पहले फॉर्मर सूट में डिसाइड हो चुका है कोई भी मैटर, तो सेम मैटर पे दूसरा सूट कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगा। सर, If there is any violation of fundamental right, then what you will do? सर अगर Just to protect fundamental right, what you will do? सर अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 226 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रिट लगाई जा सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 में रिट लगाई जा सकती How many writs? है। सर 5। What is mandamus? सर मेंटेनेंस है ऐसी रिट है जिसमें कोई कोर्ट ऑर्डर देता है पब्लिक अथॉरिटी को या तो कोई एक्ट करने के लिए या फिर जो इलीगल तरीके से कर रही है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, इसके जो बाद उसकी ड्यूटी है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। In that circumstances, you are required to give notice of demand of justice. सॉरी सर। In that circumstances, you are required to give notice of demand of justice. सॉरी सर। Demand of justice को notice देना पड़ता है. Under which provision of CPC? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी सर। Demand of justice का जो notice देते हैं before filing date of maintenance. Under which provision? तो नोटिस देते हैं ना किसी भी क्लाइंट को बिफोर इनिशिएटिंग एनी प्रोसीडिंग्स, भाई यू डू दिस थिंग विद इन 21 डेज और 15 डेज,
Otherwise, we have no option left to go maybe direct petition before the High Court. So you are required to give notice under this provision. This I want to say. सर सेक्शन 80 CPC. Right. What is per incurium? सॉरी सर. Per incurium. सर Meaning of? नो आइडिया सर, सॉरी सर. जैसे कोई जजमेंट सपोज पास हुआ, हम्म, लेटेस्ट जजमेंट भी आया, लेकिन उस जजमेंट को कंसिडर नहीं किया प्रीवियस जजमेंट को, जी. उन सर्कमस्टांसेस में जो लेटेस्ट जजमेंट होगा वो पर इंक्यूरियम. अच्छा. One High Court has decided, suppose Assam High Court has given some verdict, जी. later on another verdict on the same facts, जी सर. but earlier judgment was not considered. It is per incurium. ओके सर. ये तो बहुत पॉपुलर टर्म है, पर इंक्यूरियम. Because in the interview, High Court has sits, so they can ask little their questions. जी सर. All the way, constitutional knowledge is required. जी सर. जैसे इन्हीं के अपन सब नीचे वो कर रहे हैं तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देगा. That is why I'm asking all these things. ठीक है सर. तो मिस्टर सुरेश, एक बात बताओ, एक लीडिंग केस है पकालानारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पायर, जी सर. सुना आपने? जी सर. बताएं एक बार किसके लिए? सर ये डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस है इसमें. हाँ हाँ, कि एक तो क्या होता है? सर ये फैक्ट ये थे कि ये जो अक्यूज जो विक्टिम था इसमें, उसने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं कोई रिकवरी ऑफ मनी के लिए जा रहा हूँ किसी पर्सन के पास, और पता नहीं कि मैं आ पाऊँगा या फिर नहीं आ पाऊँगा. तो इस स्टेटमेंट को एज ए डाइंग डिक्लेरेशन माना गया था इस केस में. ओके, जी सर. जज साहब ने कोई डिसीजन दे दिया कोई, जी सर. ये मानते हो कि मेरा जुरिडिक्शन जी. है नहीं एक्चुअल में, जी सर. क्या रेमेडीज क्या है? डिसीजन दे दिया, क्या कर सकते हैं अपन? उनको बचाव सैंक्शन कहीं है पर आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शन है? सर सेक्शन जो 77 है उसमें प्रोविजंस दे रखे हैं. ठीक है, क्या है उसके अंदर? 77 जी सर. क्या है सर? सर उसमें ये है कि या तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई ऐसा जजमेंट दिया है जो एम्पावर्ड बाय लॉ है, या फिर कोर्ट बिलीव करता है गुड फेथ में कि वह ऑथोराइज्ड है वो जजमेंट देने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग वो कोई ऑफेंस नहीं होगा. एक केस हो गया डडले वर्सेस स्टीफेंस का केस है, जजमेंट है. जी सर. ध्यान है किसके लिए? सॉरी सर. आवश्यकता का सिद्धांत एक है कहीं पर, जी सर. उसमें क्या है? सर जो रूल ऑफ नेसेसिटी है वो सेक्शन 81 में बता रखा है आईपीसी के. उसमें ये है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई एक्ट करना ज़रूरी है, चाहे नॉलेज के साथ किया गया है लेकिन कोई दूसरे हार्म को बचाने के लिए किया जाता है. इसका कोई आपके केस ध्यान में, इसका रीडिंग केस कोई सर आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस, यही केस. याद आया? जी सर. सुरेश, ये अभी आपने बताया क्लोजर रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट, क्या अंतर है इसमें? सर जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है. अगर पॉजिटिव है तो वो चार्जशीट होगी, और अगर नेगेटिव है तो वो क्लोजर रिपोर्ट होगी. पुलिस वाले बहुत कहते हैं इसको फाइनल रिपोर्ट लगा दी, एफआईआर लगा दी. क्या है ये एफआईआर? सर जो 173 क्लोज 2 में रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट के पास, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट भेजी जाती है वो रिपोर्ट है. कोर्ट में थोड़ी ये होता है, कोर्ट में गए हैं आप? सर कभी कभी गए हम सर. तो ये वाली 173 वाली बिल्कुल सही है, लेकिन ये 173(2) में जो रिपोर्ट पेश होती है उसके लिए नहीं बोलते पुलिस वाले एफआईआर लगा दी. तो ये क्लोजर रिपोर्ट क्या है? सर कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ऑफिसर ये डिस्क्लोज करते हैं कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ. हाँ, मामले को बंद कर देते हैं. जी. तो ये प्रोविजन कहाँ है? सॉरी सर, इसके रिगार्डिंग मुझे पहले बताया था. सर 169 169 बताया आपने, क्यों घबरा रहे? पहले मैंने तो उसी में से लिखा है जो आप बता रहे थे, उसी में से लिखा है. एक ये डिस्पोजल ऑफ एडॉप्शन प्रोसीडिंग, ये पता है क्या? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, डिस्पोजल ऑफ एडॉप्शन प्रोसीडिंग्स. सॉरी सर मुझे अवेयर नहीं हूँ.
को जो ये अमेंडमेंट से आया है, नए अमेंडमेंट तो देखे होंगे। जी सर। जिला मजिस्ट्रेट एक तरह से एक इंक्वायरी करता है कि जिसे बच्चे को एडॉप्शन किया जा रहा है तो वो प्रॉपर है या नहीं है, उसके वेलफेयर के लिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं किसी बच्चे को कहीं से एडॉप्ट कर लिया जी सर। गलत तरीके से, गलत यूज़ के लिए, कहीं भीख मंगवाने या इस तरह के काम के लिए तो नहीं लिया जा रहा। जी सर। अच्छा, एक केस एक और बताएं कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार ये कहा कि यदि किसी महिला का हस्बैंड स्नान नहीं करता है या ब्रश नहीं करता है तो ये क्रूअल्टी है। तो एक महिला ने पढ़ी वो न्यूज़ अजमेर में और वो थाने चली गई। उन्होंने कहा जी मेरे को क्रूअल्टी की एफआईआर दर्ज करानी है हस्बैंड के खिलाफ। अच्छा। तो बोले क्या है मामला, तो उन्होंने लिख दिया। बोले हस्बैंड रोजाना नहाते नहीं है और दांत भी गंदे रहते हैं, बदबू आती है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये तो रियल केस है, सर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सर जो क्रूएलिटी का ऑफेंस है उसमें कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट दोनों हो सकती है। तो इसमें हो जाएगी क्या? जी सर। जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई जी सर होनी चाहिए सर। होनी चाहिए, जी सर। तब तो सारे करा। तो सर वो ये था, वैसे आपने पढ़ा होगा जो सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का, डाइवोर्स के लिए ग्राउंड हो सकता है। वो डाइवोर्स का ग्राउंड है। वो जो क्रूएलिटी है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्रूएलिटी गिवन अंडर सेक्शन 498A। वो जो क्रूएलिटी वो दोनों अलग अलग, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। अब वो तो चली गई थाने, बोले इस पर नहीं एफआईआर होती। अब वो ऐड कहीं से देख लिया उसने, तो ऐड देख के अच्छा इसको पूछते हैं ये लॉ पढ़ाता है। बोले सर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। तो ये एक बार इस तरह की समस्या आई थी। ठीक है सर, थैंक यू सर। All the best, sir. Good luck. थैंक यू सर। एनी सजेशन है? सजेशन देने का इनको थोड़ी सा बस कॉन्फिडेंस